प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से डियर गुरु हरेंद्र सर यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं संस्कृत का चैप्टर 1 और 2 का दीर्घ और लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपको पीडीएफ में भी मिलेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आपका इस पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप दे दिया गया है, उस नंबर पर आप हाई लिखकर भेजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आपको शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से, जो मंगलम चैप्टर का 1 नंबर क्वेश्चन है कि विद्वान पुरुष मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, यानी विद्वान लोग जो है वे मृत्यु को कैसे पराजित कर जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, इसका आंसर है कि विद्वान लोग मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य विद्वान है, बस ऐसा ही समझकर विद्वान मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसके अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी विद्वान लोग हैं वे अपने आप को अज्ञानी समझते हैं। वे समझते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य लोग जो है वे विद्वान हैं, और इसी बात को वे समझकर मृत्यु को पराजित कर देते हैं, और क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई अन्य दूसरा रास्ता नहीं होता है। तो आप समझ गए कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, क्योंकि केवल वे समझते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ और अन्य लोग विद्वान है, इसी को समझकर वे मृत्यु को पार कर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नदी और विद्वान में क्या समानता है, यानी नदी और विद्वान में क्या समानता है, दोनों एक दूसरे जैसे कैसे दिखते हैं। इसका आंसर है कि नदी और विद्वान में यही समानता है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम को छोड़कर उससे दिव्य पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार नदियाँ जो है जब समुद्र में मिलती है तो अपने नाम को छोड़ देती है, त्याग कर देती है कि मैं गंगा हूँ कि यमुना हूँ कि सरस्वती हूँ, वह कुछ नहीं समझती है, वह सभी अपने नामों को त्याग कर देती है और समुद्र में लीन हो जाती है, यानी मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम को छोड़ देता है। वह यह नहीं समझता है कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ और मेरा नाम क्या है, इन सभी को वह छोड़कर दिव्य पुरुष जो ईश्वर है उस ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, और वह आसानी से वह अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार नदी और विद्वानता में यही समानता देखने को मिलती है। तो अगला क्वेश्चन आपका है तीसरे नंबर, महान लोग, एक मिनट, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर पाते हैं, यानी महान लोग जो है वे संसार रूपी ये जो सागर है उसे सागर को कैसे पार कर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है महान लोग अपने को अज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को आसानी से पार कर जाते हैं। यानी जितने भी महान लोग हैं वे संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, तो वे अपने आप को अज्ञानी तथा दूसरे विद्वान को ज्ञानी समझते हैं, और उसी को समझकर वे आसानी से ये जो संसार रूपी सागर है उसको आसानी से पार कर जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। प्यारे बच्चों, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, और यह मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि इसके अलावा अन्य कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर। अथवा में भी है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताए, यानी मंगलम पाठ के आधार पर बताना है कि सत्य का स्वरूप क्या है, सत्य का परिभाषा क्या है। तो आंसर है कि मंगलम पाठ में 4 मंत्र लिया गया है। मंगलम पाठ में 4 मंत्र लिया गया है। किससे लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है ये 4 मंत्र। और वैदिक साहित्य में आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वैदिक साहित्य में अगर देखिएगा तो आध्यात्म की दृष्टि में इन उपनिषदों का ही बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसको पढ़ने से, यानी जिसको पढ़ने से परम सत्ता के प्रति, यानी ईश्वर के प्रति या शासक के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, यानी उसके बारे में पूरी आपकी जानकारी प्राप्त होती है और उनके प्रति श्रद्धा होती है, तथा सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है, यानी सत्य क्या है उसकी खोज की आप में लालसा जागती है कि आप उसकी खोज, ईश्वर की खोज कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं
उपनिषदों को पढ़ने से आपको क्या होती है, तो श्रद्धा उत्पन्न होती है कि सत्य क्या है और सत्य के बारे में हमको जानना है। ये आपको मंगलम पाठ में बताया गया है। ये 4 प्रश्न ही, इसी 4 प्रश्न में से आपको एग्जाम पेपर में बार बार पूछा जाएगा और आएगा, इससे हटकर कोई दूसरा सवाल नहीं है। आपको 2 चैप्टर इस पीडीएफ में, इस वीडियो में आपको बताया गया है। अगला चैप्टर जो है 3, 4, 5 वे अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों को भी मिले, और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि मेरा अन्य वीडियो भी आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो चैप्टर है आपका क्वेश्चन है वह 1 नंबर है, वह आपका पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से है। पाटलिपुत्र वैभवम जो आपके संस्कृत का दूसरा चैप्टर है, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब है पाटलिपुत्र की सुंदरता, उसकी वैभव संपन्नता कैसी है उसके बारे में जानेंगे। चलिए इसमें देखिए पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1 नंबर, पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहाँ है। यानी पाटलिपुत्र का अन्य नाम है पुष्पपुर या कुसुमपुर, उसका अन्य नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है, कैसे जाना गया कि पाटलिपुत्र का अन्य नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी है। तो चलिए देखिए इसका आंसर है, पाटलिपुत्र का नाम प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में तथा पुराणों में पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम उल्लेखित है। यानी पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम है पुष्पपुर या कुसुमपुर, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जो बहुत ही प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है उससे और पुराणों में पुष्पपुर और कुसुमपुर का नाम जिक्र हुआ है, उसी जगह से इस पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर उल्लेखित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। यानी राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या बताया है, जो बहुत ही वहाँ का स्थानीय कवि है, राजशेखर पटना के स्थानीय कवि है, उन्होंने पटना के बारे में क्या लिखा है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। चलिए आंसर है, कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में, जो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ है उसके वे लेखक है राजशेखर, वे अपने ग्रंथ में बताते हैं, पटना के बारे में लिखते हैं कि यहाँ पाणिनि जो व्याकरण के रचयिता है, पिंगल, वररुचि तथा पतंजलि जो योग विद्या के आपका अनुवादक है, उन्होंने ये सभी जो महान लोग हैं, ये महान योगदान देकर पटना की ख्याति प्राप्त किया। यानी पटने में ही रहकर वे लोग अपना ख्याति अर्जित किया। यानी ये जितने भी विद्वान पुरुष है वे पटना से ही अपना ख्याति प्रदान किए, जो विश्व में फेमस है। तो राजशेखर ने पटना के संबंध में अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में यही लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है। ये सभी आपके बोर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो इस साल के पेपर में इतना ही में से आएगा, इससे हटकर कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है इतना ही में से आएगा, ये मेरा पूरी गारंटी है। तो क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है। यानी पाटलिपुत्र प्राचीन काल से कैसे नगर था, वह क्यों प्रसिद्ध था, किस रूप में प्रसिद्ध था, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पटना यानी पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा एक प्राचीन भारतीय नगरों में से एक है। पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और वह प्राचीन भारतीय नगरों में से एक है। इसके विषय में कवि दामोदर गुप्त ने अपने कुटनिम ताखे, यानी दामोदर गुप्त जो है वे कुटनिम ताखे की रचना किया था, अर्थात कुटनिम ताखे के जो लेखक है वे दामोदर गुप्त है। उन्होंने अपने काव्य में लिखा है कि पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का निवास स्थली पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है। तिलक किसको कहा जाता है, जो तेजस्वी होता है, जो चंद्रमा होता है, जो उनका मेन तिलक है, जो सुंदरता है। यानी कह रहा है कि पृथ्वी का जो तिलक है यानी सुंदरता है, वह विद्वानों की निवास स्थली पटना जो था वह उस समय प्राचीन समय में विद्वानों का निवास स्थल था, जो स्वर्ग से भी सुंदर है। वे लिखते हैं अपने काव्य में कुटनिम ताखे में दामोदर गुप्त ने। फिर लिखते हैं यूनानी राजदूत भी मेगास्थनीज ने भी लिखा है कि पटना की शोभा बहुत प्रिय था। जिस समय यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पटना घूमने आए थे, भ्रमण में आए थे, तो उन्होंने पाटलिपुत्र की जो शोभा और सुंदरता देखी,
उससे वे आकर्षित होकर भी वे अपने काव्य में लिखा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक है वे मेगास्थनीज, वे इंडिका पुस्तक के लेखक है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पटना की जो शोभा थी वह बहुत ही प्रिय था, बहुत ही सुंदर था। इस प्रकार पाटलिपुत्र को देखा जाए तो एक सुंदर स्थल था, इस रूप में वह प्रसिद्ध है। चौथा क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या बताया था? यानी भगवान बुद्ध उस समय थे पाटलिपुत्र के समय में, जिस समय गौतम बुद्ध है आपके गुप्त वंश के शासनकाल में थे, उस समय भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या बताया था? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह गांव भविष्य में यानी फ्यूचर में एक महानगर होगा। एक गांव से उस समय पटना क्या था, पाटलिपुत्र एक गांव था, जिसके बारे में वे भविष्यवाणी किए कि यह गांव जो है कालांतर में यानी भविष्य में एक महानगर होगा, बहुत बड़ा नगर हो जाएगा। लेकिन वहाँ की आपसी झगड़ा तथा आग लगी यानी अगलगी का भय और बाढ़ के भय से सर्वदा यानी हमेशा पीड़ित रहेगा, यानी हमेशा वह उससे लाचार रहेगा, दुखी रहेगा, क्योंकि महानगर तो बन जाएगा लेकिन यहाँ हमेशा झगड़ा होगा और आग लगी होते रहेगी तथा बाढ़ का डर लोगों में बना रहेगा, जिससे वे दुखी रहेंगे। ये है आपका चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा और इससे अलग आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, जो सब्सक्राइब किए उनके लिए ठीक है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके, क्योंकि इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 और 2 का ही लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराए जा रहे हैं। अन्य चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा वो आपके अन्य वीडियो में मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है आपका, कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए थे? यानी उस समय जब पाटलिपुत्र था तो उस समय कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए थे? तो देखिए, विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज जो यूनान का राजदूत था, वेनसांग तथा फायान अपने यात्रा के क्रम में भारत आए हुए थे। यानी विदेशी यात्रियों में यही चार जो है आपके 3 यात्री भारत आए हुए थे, मेगास्थनीज, वेनसांग तथा फायान। इत्सिंग भी आए थे, जिनका नाम जिक्र बहुत कम है, लेकिन 4 यात्री आए थे, मेगास्थनीज, वेनसांग, फायान और इत्सिंग। ठीक है, तो ये 4 यात्री आपके भारत आए हुए थे। 6ठा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उनके शासन काल में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी, जो सैन्य शक्ति थी, वह कैसी थी? इसके बारे में प्रश्न पूछता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। यानी वे अपनी सुंदरता के लिए तो विख्यात रही है, लेकिन मेगास्थनीज ने भी लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा, यहाँ की जो सुंदरता थी और शोभा थी एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अति उत्कृष्ट का मतलब बहुत ही अति उत्तम कोटि का था। उत्तम का मतलब बहुत ही बढ़िया तरीका का था। इतना अच्छा था कि उसका जिक्र करना ही मत पूछिए। इतना अति उत्कृष्ट था, इतना अति उत्तम था। और अशोक के शासनकाल में भी इस नगर में निरंतर समृद्धि हुई। यानी अशोक के शासनकाल में भी जब चंद्रगुप्त मौर्य यानी उसकी मृत्यु हो गया, तो अशोक जब राजा बना तो उसके शासनकाल में भी आपका पाटलिपुत्र की जो सुंदरता है या समृद्धि है उसमें वृद्धि ही वृद्धि हुई, उसमें कोई कमी नहीं हुई। तो ये रहे आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आपके 7वें क्वेश्चन पर। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नामों का उल्लेख करें। यानी पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों में कौन कौन से है? तो देखिए प्यारे बच्चों, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों में सबसे पहले गांधी सेतु नामक पुल का नाम आता है, जो एशिया का सबसे लंबा नदी पुल है। एशिया का सबसे लंबा नदी पर बना हुआ पुल है। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा तो वहाँ पर संग्रहालय जिसको म्यूजियम कहते हैं, उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, जो मौर्यकाल के जितने भी अवशेष है जो मर गए हैं या उसके जो तलवार ये सब है उसके जो बचे खुचे चीज जो है उसको अवशेष कहा जाता है, वे सब आपको देखने को मिलेंगे। महावीर मंदिर तथा
गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है गुरुद्वारा इत्यादि दर्शनीय स्थल आपको पटना में मिलेंगे, जो आपके वहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थलों में आते हैं। तो यहाँ पर विदेशी जो आते हैं या बाहरी जो भी आते हैं, वे सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को वहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख वहाँ के दर्शनीय स्थल है। प्यारे बच्चों, अगर पीडीएफ आपको लेना होगा तो व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेजिए। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हाई लिख कर भेजिएगा तो आपको पीडीएफ प्रदान हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक जरूर कीजिए। 8वां क्वेश्चन है आपका, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? यानी प्राचीन ग्रंथों में देखिएगा तो पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं, यानी पटना के अलावा भी अन्य नाम है कि नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन भी है अथवा में कि पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहाँ है? यानी पाटलिपुत्र का अन्य नाम अगर है पुष्पपुर या कुसुमपुर तो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? यानी कैसे जानते हैं कि हाँ यह पाटलिपुत्र का नाम था? तो देखिए प्यारे बच्चों, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हो, यानी जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है उसको पढ़ने पर तथा पुराणों को पढ़ने पर यह जानकारी मिली कि पटना का अन्य नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी है। यही नाम आपको उल्लेख मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें अथवा पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। पाटलिपुत्र की क्या विशेषता है उसका वर्णन करना है, अथवा पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही VVI है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और इसके लिमिट नहीं है कि यह इस साल भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको जितना भी क्वेश्चन पूछता है आपको सारे क्वेश्चन की जानकारी दी जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इसको भूलिए मत। अगर चलिए इसके आंसर पर चलते हैं कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन कैसे करेंगे या उसकी वैभव का वर्णन या विशेषताओं का वर्णन कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आंसर आपको बताते हैं। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। यानी पाटलिपुत्र जो है प्राचीन समय से ही अपनी वैभव परंपरा यानी सुंदरता और वहाँ की वैभव के लिए बहुत ही विख्यात यानी फेमस रही है, बहुत ही प्रसिद्ध रही है। विदेशी यात्रियों ने भी जब यहाँ पर अपना यात्रा किया यानी भ्रमण किया तो उन्होंने जो देखा और उन्होंने देखकर उनके मस्तिष्क में जो याद है वे अपने संस्मरणों में यहाँ के अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है, अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। और इसमें प्रसिद्ध है यानी प्रसिद्ध यात्रियों में एक मेगास्थनीज थे, उन्होंने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की जो शोभा थी और रक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही उत्तम कोटि की थी, बहुत ही अच्छे कोटि की थी, जो जिसका जिक्र जो है मैंने सही लफ्जों में आप नहीं कर सकते हैं। उसकी जितना भी आप बड़ाई कीजिएगा वो